अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, आज हम लोग 12वीं क्लास का बहुत बेहतरीन चैप्टर लेकर के आए हैं। बिला ताखिर हम चाहेंगे कि बिना वक्त गवाए आपसे हम बातें करें और आपको हम कुछ बताने की पूरी कोशिश करें जिससे कि आपको फायदा हासिल हो सके। मेरे सुनने वाले अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर मटेरियल्स आपको मैं दस्तयाब करा पा रहा हूं, तो मेरा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जरूर, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हमारा अगला वीडियोस है वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके और फिर अपने दोस्तों के बीच भी उसको आप शेयर कर दें। चलिए हम लोग आज चलते हैं 12वीं क्लास का जो चैप्टर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 12वीं क्लास का एग्जाम हो, चाहे वो वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो, सालाना हो, कोई भी हो, नहीं कोई भी एग्जाम्स हो, उस एग्जाम में 12वीं क्लास अगर निसाब में है तो उसका क्वेश्चन अगर नहीं आए, उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए, ये हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हम लोग आज इस तरीके से पढ़ेंगे अगला 10 से 15 मिनट कि आपके दिमाग में हम बैठाएंगे आज मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जिंदगी, पूरी जिंदगी अगले 10 मिनट में आपके दिमाग में बैठाने वाले हैं। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, और वो ये है कि आप ईमानदारी के साथ अपने कॉपी कलम को आगे में रखिए और किसी का मत सुनिए मेरे अलावा, जी मेरे अलावा किसी का मत सुनिए। और मैं समझता हूं कि आपको एक बेहतरीन तरीके से हम अभी फौरन थोड़ी ही देर में आपको लगेगा कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं आ रहा था, बट अभी मुझे बहुत कुछ याद है और आने लगा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, जिसको हम यूं समझते हैं आसान तरीके में कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ उसके बाद सबसे पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो वही थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया। इंडिया में पहला कौन था मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? बोलिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में जानते हैं कि इनके पूरी जो जिंदगी है वो कौन से डेट में क्या चीजें इनसे होती हुई आगे बढ़ी है। हम देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, आप यहां देख रहे होंगे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हैं जी। हमने बिल्कुल फ्रेम कर दिया हुआ है, और इस फ्रेम को मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको ये चीजें समझ में आज आ जानी चाहिए आपके दिमाग में बात है। और मैं कहता हूं ना, याद कराना मेरा काम है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, याद कराना मेरा काम है, मतलब हम आपको याद कराएंगे। बस एक चीज आपसे कह रहा हूं कि आप ईमानदारी से सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए। बस देखिए, आप यूं देख रहे होंगे पूरा फ्रेम बना हुआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में, और बहुत आसान तरीके से हम यहां से शुरुआत किए हैं और यूं करते करते यहां हम खत्म कर चुके हैं इसको। इतनी ही चीजें हैं जो आपके दिमाग में मुझे बैठाना है अभी थोड़ी देर के अंदर। बस 10 मिनट समय दे दीजिए, हमको वक्त दे दीजिए आप। देखिए, अगर इनके बारे में आता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का असल नाम क्या था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का असल नाम क्या था, तो मैं आपको अभी बता देता हूं, महीउद्दीन। क्या नाम था? बोलिए मेरे साथ, क्या था? महीउद्दीन। अब आपके गांव में तो कोई होगा ना महीउद्दीन, आप उसको दिमाग वहां दौड़ाइए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के का जो असल नाम था वो क्या था? महीउद्दीन अहमद था। क्या था? महीउद्दीन। क्या था असल नाम? महीउद्दीन अहमद। याद रहेगा, महीउद्दीन अहमद नाम था किसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा एक कदम आगे और बढ़ते हैं हम लोग। हम समझ गए अब कि मौलाना का असल नाम क्या था? महीउद्दीन अहमद नाम था इसका। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि ये पैदा कहां हुए? 1888, 1888
1888 888 याद कर लीजिए, बहुत आसान है इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना। 1888 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए थे। ये शक में मत रहिएगा कि हम हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, बिहार की किताब में पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का निसाब है, कहीं हिंदुस्तान में पैदा हुए होंगे, लेकिन नहीं बाबू, ये कहां पैदा हुए थे? ये मक्का में पैदा हुए थे। कब? 1888 1888 ईस्वी में कहा? मक्का में पैदा हुए थे। असल नाम क्या था? महीउद्दीन अहमद। याद है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए ऐसे याद करते रहे आप। दो चीज मैंने आपको याद करा दी अभी कि महीउद्दीन अहमद नाम था इनका। 1888 ईस्वी में मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए, यानी सऊदी अरबिया में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जानते हैं आप कि इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था। इनके वालिद मोहतरम, चूंकि उनका नाम जान गए आप, महीउद्दीन है, 1888 में पैदा हुए, कहा? मक्का शहर में। बहुत बढ़िया। अब इनके जानिए इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था। इनके वालिद मोहतरम का नाम था मौलाना खैरुद्दीन। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन इनके वालिद मोहतरम का नाम था। और वालिद मोहतरम को ही का तारीखी जो नियम था ना, वो था फिरोज बख्त। क्या नाम था? ये देख रहे हैं, फिरोज बख्त। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि फिरोज बख्त किसका नाम था। जी बोलिए, फिरोज बख्त किसका नाम था? तो फिरोज बख्त, अगर इस निसाब की बात करें 12वीं क्लास में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या मौलाना खैरुद्दीन साहब का तारीखी नाम क्या था? यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जो वालिद मोहतरम थे मौलाना खैरुद्दीन साहब, उनका तारीखी नाम क्या था? फिरोज बख्त था। क्लियर? कोई डाउट? हमें लग रहा है शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में ये 4-5 टॉपिक। महीउद्दीन अहमद उनका नाम था। 1888 में ये पैदा हुए। कहां पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए, सऊदी अरबिया में, मुल्क में। और फिर इनके जो वालिद मोहतरम यानी पिता का नाम, यानी इनके जो अब्बू का नाम था वो क्या था? इनके अब्बू का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। मौलाना खैरुद्दीन साहब को ही का ही तारीखी नाम क्या था? फिरोज बख्त था। ठीक है, चलिए अब क्या होता है वो देखिए। जब ये थोड़ा सा बड़े हुए ना, इसके बाद थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा बड़े हुए, 15 साल की उम्र हो गई, तो ये मौलाना खैरुद्दीन साहब, उनके जो वालिद मोहतरम थे ना, एक कमरा दे दिया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में कहा कि बेटा ये कमरा है, इस कमरे से तुम्हें अब नई चीजों का इजाद करना है। जी, उन्होंने कह दिया कि ये कमरा में तुम पढ़ो लिखो, जो तुम्हें करना करो, ये कमरा तुम्हारा है। मैं समझता हूं कि इस कमरे से तुम एक दिन क्या करोगे? मेरा नाम रोशन करोगे। ठीक है, उनको एक कमरा मिल गया। जब कमरा मिल गया तो क्या किया वो देखिए। अब क्या होता है, 1903 में जब उनकी उम्र 15 साल की हुई, मैं अभी जो बताया आपको, 1903 में क्या हुआ? 1903 में उनकी उम्र जब 15 साल की हो गई तो क्या किया उन्होंने? चूंकि एक जो कमरा मिला था ना, उस कमरे में अपना ये माइंड को डेवलप करने लगे, धीरे धीरे पढ़ाई करने लगे और फिर कुछ कुछ चीजें लिखने में मशगूल होने लगे। ठीक है, जब इनकी उम्र पहुंची 15 साल को तो 1903 हो गया, है ना? 1903 हो गया। 1903 में क्या किया इन्होंने? एक रिसाला निकाला। जी, एक रिसाला निकाला, उसका नाम क्या था? लिसानुल सिद्क। क्या था? लिसानुल सिद्क। बड़ा मशहूर हुआ ये रिसाला, और यही रिसाला से इनका नाम बहुत ऊंचा होने लगा धीरे धीरे। तो भाई 15 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा भला इतना अच्छा रिसाला कैसे लिख सकता है? इतना अच्छा रिसाला ये कैसे लिख सकता है? क्या नाम दिया उन्होंने? लिसानुल सिद्क। जी, आगे बढ़िए। कब? 1903 में। याद रखिएगा आप डेट। 88 से कहां गए? अब 3 में आ गए हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 3 हो गया। 3 में क्या हुआ? एक रिसाला निकाला, उसका नाम क्या था? लिसानुल सिद्क। अब आइए 6-7 में। 3 हो गया ना, 4 को छोड़ दीजिए, 5 को भी छोड़ दीजिए। 6-7 में क्या हुआ वो देखिए। 6-7 में क्या हुआ? वो उन्होंने क्या किया? शादी की। 6-7 में उन्हें लगा कि अब मुझे थोड़ा सा मतलब अलग दुनिया जीना चाहिए, और फिर हम दोनों मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, और यही हुआ और कामयाब भी हुए। जी हाँ, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने 1906-7 में क्या किया? उन्होंने शादी कर ली। किनसे शादी की? जुलेखा बेगम से। किससे? जुलेखा बेगम। याद रहेगा ना, बीबी का नाम भला याद नहीं? जुलेखा बेगम। बोलिए क्या?
जुलेखा बेगम से, किसका? जुलेखा बेगम से 1906-7 में। 3 में क्या हुआ था? 3 में बोलिए क्या हुआ था? लिसानुल सिद्क रिसाला निकाला उन्होंने, क्लियर। 6 में क्या हुआ? उन्होंने शादी कर ली, किससे? जुलेखा बेगम से। चलिए बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। अब 88 तो डेट ऑफ बर्थ है उनका, 3 गया, 6-7 गया। अब आइए 8 में क्या होता है वो देखिए। अब फिर 8 में क्या होता है उनके बाद देखिए, 8 में क्या होता है? इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। इनके यानी कि ये मौलाना खैरुद्दीन साहब दुनिया से फना हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जो वालिद मोहतरम होते हैं 1908 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? 88, 3, 6, 7, 8 क्लियर हुआ। चलिए 8 में इन्हें लगता है कि अब वालिद मोहतरम का चूंकि इंतकाल हो गया है तो जरिए माश की दिक्कत तो होगी, दिमाग में बातें तो आएंगी ना। फिर ये क्या किया, इनको बहुत शौक था कि हम अपने मुल्क को अच्छा देखना चाहते हैं जी। इनका मनसक क्लियर था, इनका विजन बिल्कुल क्लियर था कि हमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो बाग की तरह दिखना चाहिए जी। तो ये क्या किए, ये पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने मुल्क हिंदुस्तान से निकल गए। कहां गए? 1908 में ही, उसी साल उन्हें लगा कि अब अगर हम टाइम लगाएंगे तो फिर दिक्कत है मेरे लिए। जिस साल इनके वालिद मोहतरम इंतकाल किए उसी साल 3 देशों का इन्होंने क्या किया? दौरा किया, भ्रमण किया। देखिए 1908 में मौलाना मिस्र, कहां गए? मिस्र, तुर्की, इराक, ये तीनों जगह का क्या किया? सफर किया इसने। कौन कौन सा? मिस्र, तुर्की और इराक, ये तीनों मुल्क का क्या किया इन्होंने? दौरा किया, सफर किया इन्होंने सीखने के गर्ज से, है नहीं कि वहां पर जाएंगे, वहां नई नई चीजें वहां हम सीख कर वापस अपने मुल्क में आएंगे और फिर अपने मुल्क का एक जो खूबसूरत बाग है हम इस बाग को और सजाएंगे, है ना। ये इनका मंशा था। अब क्या हो गया? 88 हो गया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 3 क्या हुआ बताइए, बोलिए 3 क्या हुआ? 3 क्या हुआ बताइए, यहां साफ लिखा हुआ है। 15 साल की उम्र जब हो गई तो लिसानुल सिद्क लिखा। फिर 6-7 में क्या हुआ बताइए, लिखा है ना, बताइए ना अब। अरे भाई शादी कर लिए वो जुलेखा बेगम से। फिर 8 में क्या हुआ? उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। फिर 8 में ही वो यहां से निकल गए दूसरे मुल्क के लिए, मिस्र, इराक, है ना, कहां? तुर्की जाकर के वहां जाकर के और इल्म हासिल करने लगे, ठीक है। चलिए अब यहां से यहां आते हैं, चूंकि हम 8 तक पहुंच चुके हैं, आप 12 में आते हैं। जब वापस आए यहां से तो क्या किया इन्होंने? 1912 में, देख लीजिए गौर से, 1912 में बहुत हाई लेवल के आदमी हो गए, ये बहुत जानकार हो गए, बहुत ही नॉलेज हो गया इनको उर्दू की दुनिया में। तो यहां आकर के फिर जब रिटर्न आए वहां से, इस 3 मुल्क से वापस आए 8 में ना, तो 1912 में क्या किया? 1912 में एक और रिसाला निकाला इन्होंने जी। क्या लिखा? अल हिलाल, बड़ी फेमस है ये रिसाला, इम्तिहान में अक्सर बेशतर आता है। अल हिलाल, आप अल बलाग, इसको याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में नहीं आए, ऑब्जेक्टिव में नहीं आए, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। उर्दू की दुनिया में आना है 12वीं क्लास में, जिसमें निसाब में हम पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। चलिए क्या हुआ? तो 1908 में तो वो वापस आए, गए थे, फिर चले आए, और 8 में गए, 9-10 में आए होंगे। 12 में क्या हुआ? इन्होंने एक रिसाला निकाला, उसका नाम क्या रखा? अल हिलाल। अल हिलाल जब जैसे निकाला तो उस वक्त के हुकूमत ने क्या किया, क्योंकि कुछ चीजें उनके उसमें खिलाफ लिखी हुई थी, उन्होंने क्या किया? उसको बंद कर दिया जी। 12 में तो निकाला, लेकिन क्या हुआ कि 14 में क्या किया? उसने बंद कर दिया। देख रहे हैं 12 में क्या हुआ? अल हिलाल अखबार, सॉरी रिसाला निकाला, क्या रिसाला निकाला, और फिर क्या हुआ? 14 में जो उस टाइम का हुकूमत था वो क्या किया? 14 में उसको बंद कर दिया। 12 में निकाला अल हिलाल, बहुत शौक से निकाले होंगे, यकीनन सी बात है, लेकिन वो क्या हुआ कि 14 में उसको बंद कर दिया गया। उस अखबार, उस रिसाले को फिर बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया तो फिर उसके बाद ये क्योंकि जिद में थे कि हमें निकालना है, हमें रिसाला छापनी है, छपवानी है, फिर दोबारा किया कि इन्होंने जिद में उतर करके 1516 में फिर निकाला अल हिलाल के बदले में।
चूंकि अल हिलाल तो बंद हो चुका था, तो अल हिलाल के बदले में एक अखबार, एक रिसाला और निकाला, उसका नाम क्या रखा? अल बलाग। क्या रखा? बोलिए क्या रखा? अल बलाग। क्या रखा? अल बलाग रखा। जी याद रखिए इसको, क्या रखा? अल बलाग रखा इन्होंने। क्या? कब? 1516 में। 12 में तो ये अल हिलाल निकाले किए थे, क्या याद है ना? और 1516 में क्या किया इन्होंने? इनके हुकूमत ने क्या किया उस वक्त के? उसको जब्त कर लिया, उसे बंद कर दिया। लेकिन ये 14 में, लेकिन फिर ये क्या किए कि वजिद होकर के 1915-16 में फिर जो इन्होंने क्या किया, एक अखबार निकाला अल हिलाल के बदले में। क्वेश्चन आता है कि अल हिलाल के बदले में कौन सा रिसाला निकाला गया, या अल हिलाल किस सन में निकाला गया था? याद रखिए 1912। हाँ, बंद कब हुआ? बोलिए, लिखा हुआ है ना, 14 में बंद हो गया। अल बलाग कब? 1516। क्लियर? मैं बार बार कहता हूं, याद कराना मेरा काम है, बस आप बने रहिए और इत्मीनान से सुनिए आप मेरी बातों को। एक बार नहीं हो, 2 बार सुन लीजिए। इनके बारे में आपका इतना सा भी चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बचेगा जो आपको याद नहीं हम करा पाएंगे। सारा याद करा देंगे आपको, यही पे याद कराऊंगा मैं जस्ट। चलिए, अब क्या होता है, ये तो उसके बाद क्या होता है ना कि सरकार बिल्कुल गुस्से में आ जाती है और सरकार कहती है इससे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से कि फौरन आप इस सूबा से निकल जाइए। इसको भी पकड़ लिया, बंद कर दिया, ब्लॉक को भी, और ब्लॉक को भी बंद करने के बाद, अल ब्लॉक को बंद करने के बाद फौरन हुकूमत ने कहा कि इसको इस सूबा से निकाल दो यहां से। और फिर क्या होता है, वहां चुके तो जिद पर थे कि हमें लिखना है, हमें एक वलवला था, एक जोश था अपने मुल्क के लिए, नहीं तो ये क्या किया इन्होंने, इसको क्या किया, 1916 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया, और नजरबंद करके रांची के जेल में नजरबंद रखा गया। याद रखिएगा इसको, किस जेल में थे? रांची के जेल में। कब? देखिए 1916 से 1920। इसका मतलब है कि कितना हुआ, 4 साल हुआ, 16 4 20, तो तकरीबन 44 महीना आपके निसाब के अकॉर्डिंग, तकरीबन 44 महीना तक ये रांची के जेल में बंद रहे। कौन? नजरबंद रहे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। याद रहेगा ना? कब? 1916 से 1920 के दरमियान में 44 महीने के लगभग कहां, रांची के जेल में बंद रहे। बहुत फेमस जेल है वो रांची का, जी हां, वहां पर ये वहीं पर नजरबंद रहे। कब? 1916 से 1920 तक। याद रहेगा ना? अब देखिए 88 से 88, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17 और 20, हम यहां तक आ चुके हैं। कोई दिक्कत है आपको? हमें तो नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, इसलिए कि बहुत आसान तरीके से डेट वाइज, ईयर वाइज हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है 20 के बाद, और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। 20 के बाद क्या होता है कि जब ये 20 में निकलते हैं वहां से, नजरबंद से इनको निकाल दिया जाता है जेल से, तो महात्मा गांधी को पता चलता है कि एक बहुत बड़े जय्यद आलिम, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान मौलाना अबुल कलाम आजाद नाम करके है, इनको न्योता दिया गया कि आप यहां आए। नहीं, वो वहां गए, और जब वहां गए तो इनका जो अदा था ना, महात्मा गांधी को भी बहुत भाया, और महात्मा गांधी का जो अदा था वो इनको भी बहुत भाया। दोनों मिलकर के ऐसा फिर अपने आप को खिलाफत तहरीक में हिस्सा लिया कि फिर वहां से उबर नहीं पाए, और बेहतरीन तरीके से आजादी में रोल निभाने लगे। जी ठीक है, देखिए 1920 को महात्मा गांधी क्या करते हैं, इनको बुलाते हैं, किनको? जेल से निकलने के बाद इनको मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को, ठीक है, और ये दावा देते हैं कि आप खिलाफत तहरीक में हिस्सा लीजिए जी, और अच्छे तरीके से हिस्सा लीजिए, और इन्होंने लिया और आजादी की लड़ाई लड़ी बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, अब आइए 20 खत्म हो गया, 16, 20 में जैसे जेल से बाहर निकले, वो क्या हुआ, महात्मा गांधी से मुलाकात हो गई, और फिर वो ये खिलाफत तहरीक को लेकर के आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए आप देखिए क्या होता है, ये इतने पाए के बुजुर्ग थे, इतने अक्लमंद, इतने पढ़े लिखे थे अपने आप को, तो दूसरों को लोहा मनवाने में सब बहुत आगे थे उस टाइम में। और ऐसा वक्त आया बहुत जल्द कि सबसे कम उम्र का सदर, जी
सबसे कम उम्र का सदर कांग्रेस के अंदर किसी को बनाया गया अगर, तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। अभी तक का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस जब से बनी है, कांग्रेस पार्टी, तब से लेकर के अब तक कोई भी शख्स उतना कम उम्र में कांग्रेस पार्टी का सदर नहीं बन पाया जितना कम उम्र में ये बन गए थे। सबसे पहला शख्स यही है जी, याद रखिए इसको आप। कब बन गए भाई? 1923 में। मात्र 2-3 साल मेहनत किया इन्होंने, और लोगों को, जो दानिशवरान लोग थे, उनको लग गया कि इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, इनको बनाया जाए, और बनाया गया जी। कब? 1923 में बनाया गया सदर एक बार। फिर दूसरे बार जो है 1940 से फिर 40 के बीच में इनको दोबारा फिर बनाया गया सदर जी। अब क्या हुआ, यहां पर लास्ट पड़ाव आ रहा है, और फिर उसके बाद 22 फरवरी 1858 ईस्वी को, यानी कि 22 फरवरी 1858 1958 में इनका इंतकाल हो जाता है। आपके निसाब के अकॉर्डिंग 1888 में इनकी पैदाइश है और 1958 में इनका इंतकाल हो जाता है। यही इनका आपका जो कारकर्दगी है, ये है पूरे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की। अब इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किताबें लिखी हैं, है तो बहुत सारी, लेकिन जो आपके निसाब में है, हम सोचते हैं कि पहले उसको थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए। आपको 1 मिनट और लेंगे आपसे, फिर हम जुदा होंगे आपसे। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं 88 से, 88, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, फिर मैंने कहा 23, है ना, सॉरी 16 से 20, फिर मैंने कहा 23, फिर मैं कह रहा हूं 40 से 40, और फिर कह रहा हूं 1958। यही इनका है। हमें लगता है आपको कोई भी दिक्कत अब शायद नहीं होगी इस वीडियो को सुनने के बाद। 2-3 किताबें हैं इनकी, बहुत जबरदस्त हैं, जो आपके निसाब में भी है और पूछता है एग्जाम में। देखिए, एक है तज़किरा। क्या है? तज़किरा। ये क्या है? खुद नविश्त है। ये क्या है? ये खुद नविश्त है। किसकी लिखी हुई है? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की है। तज़किरा क्या है? तज़किरा क्या खुद नविश्त है? क्या है? तज़किरा खुद नविश्त है। क्लियर हुआ? तो तज़किरा किसकी लिखी हुई है? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की। क्या है? ये खुद नविश्त है। चलिए, उसके बाद है तर्जुमानुल कुरान। क्या है? तर्जुमानुल कुरान। एक ये क्या है? तर्जुमानुल कुरान। ये किसकी लिखी हुई? ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की लिखी हुई किताब है, तसानीफ है जी। अगला है ये इंडिया विंस फ्रीडम। ये तो बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है एक तसानीफ। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की लिखी हुई है। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम। और एक और है गुब्बारे खातिर, यानी इसमें बहुत सारे खत लिखे हुए हैं। गुब्बारे खातिर जी, आपके निसाब में 3 खतूत इसके अंदर है। हम लोग कल पढ़ेंगे इनका खत। बड़ा मजेदार खत है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, सुनने में बहुत मजा आएगा। इनको कितना दर्द था अपने मुल्क के लोगों से, कितनी मोहब्बत थी यहाँ के सारे कौम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोगों से कितना प्यार था, इसके अंदर, उस खत के अंदर आपको दिखाई मिलेगा। हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। मुझे लगता है कि आज का ये जो बेहतरीन सा वीडियो आपके सामने दिख रहा है, मैं चाहूंगा हो सके आप वहां से एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप बहुत आसान तरीके से नोट आउट अपने नोटबुक पर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आपसे गुजारिश मैंने पहले कर चुके हैं कि आप, रिक्वेस्ट है हमारा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो, और दोस्तों को शेयर कर दें जो आपके साथ ही पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।